सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। आपके ही परिवार में 3 साल 4 साल का भतीजा होगा तो उसका जो दिमाग चलता होगा, आप सोचते हो कि मैं तो इतना छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, इसको सब समझ आता है। यानी आप में और आपके भतीजे में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंतर महसूस करते हैं, बदलाव है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का नौजवान सवाल बहुत पूछता है। घर में भी आपको परेशानी रहती हुए थे, चुप बैठ, जा पढ़ाई कर, ऐसा ही होता होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, बड़ी हड़बड़ी में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का युवा मोनोटोनस वर्क नहीं चाहता, उसको हर बार नया चाहिए, हर चीज में नयापन चाहिए। और कुछ लोग भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, लोग कुछ भी कहे, युवा है तो ये सब जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स है युवा के। वरना उम्र बड़ी हो, दिमाग नहीं चलते लोग तो देखे हमने। मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहां शुरू हो रहा है। और इसको अगर आप और आपकी भागीदारी से अगर ये व्यवस्था विकसित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि हो सके इतना जल्दी इसको सरकार से बाहर निकाल दिया जाए। या तो इसको सरकार से बाहर निकाल दे, या इसमें से सरकार को बाहर निकाल दे। विनोबा भावे कहा करते थे, असरकारी असरकारी। समझ आया? असरकारी असरकारी। इसका रूप क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजेंट हो, सरकार उद्दीपक का काम करे, सरकार बाउंड्री तय करे, ये सब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, लेकिन पूरा इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ये सब मिल करके, यूनिवर्सिटी के जो चुनाव जीत करके आए हुए लीडर्स हैं, ये सब मिल करके ये लगातार डिस्ट्रिक्ट में साल में 3-3, 4-4 विषयों पर बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहौल बने। यानी ये डिबेट है ना, फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट, 25-50 हजार लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे करेंगे कौन? और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं क्या, ताकि ये व्यवस्था ज्यादा विकसित हो, उसका लाभ मिले। दूसरा, वक्तृत्व ये सिर्फ शब्दों का श्रृंगार नहीं होता है, वाणी का आरोह अवरोह नहीं होता है।
हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सही जगह पर तीर की तरह जाना चाहिए। हमारी वाणी इंप्रेसिव हो या ना हो, इंस्पायरिंग जरूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी से शायद बड़ा कम्युनिकेटर पिछली शताब्दी में तो मुश्किल है मिलना। वो कोई वक्तृत्व शैली के धनी नहीं थे और नहीं कि उनके पहनावों में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था, नहीं उनके शरीर की रचना में भी कुछ ऐसी चीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं ना, ऑरेटरी है, न उस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द, और उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑरेटरी दैट वन थिंग, कम्युनिकेशन आर डिफरेंट थिंग। उस कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डेवलप करें, और अगर हमारे देश में गांव में, शहर में, कस्बों में अगर ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं, तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रयोग ग्रासरूट लेवल पर एक सशक्त संरचना खड़ी करने की दिशा में हमारा नम्र प्रयास है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों की तरफ से मांग आएगी कि 3 प्राइज देते हो तो कम से कम एक पुरुषों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। इन बेटियों को लाख लाख बधाई। तीनों बेटियों ने मैदान मार लिया। आपने देश से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की है। यहाँ 2 दिन में स्वच्छता का विषय हो, समावेशी समाज हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, किसानों की आय की बात हो, एनवायरनमेंट हो, खेल हो, ऐसे कई विषयों पर आप लोगों ने अपने अपने इस चर्चा के अंदर विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिनको विस्तार देकर देश में चल रही अनेक योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। और इसके लिए मेरा एक दूसरा सुझाव डिपार्टमेंट को है कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनसे उनकी स्पीच राइटिंग में मांगी जाए, ऑनलाइन वो करें, और उसमें उनको भी कहा जाए कि आपने जो बोला था, जो लिखा है, उसमें से एक उत्तम वाक्य इसमें से ढूंढ करके आप निकालो, खुद ही अपना एग्जामिनर, और ऑनलाइन बुकलेट प्रसिद्ध की जाए कि इस विषय पर देश में 400 बच्चे बोले, इस प्रकार की बातें बोली, और 4 से महत्वपूर्ण वाक्य इनके ये थे। अगर ऑनलाइन बुक निकले तो ये लोग भी तो उस बुक को देखेंगे और 400 को पढ़ेंगे, सुनेंगे, यानी ये ऑटो पायलट व्यवस्था हो जाएगी। अब मुझे बताइए, सर करने में सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? बिना सरकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और हर राज्य के जो टॉप 3 है उनका ऑनलाइन वीडियो भी उसमें उपलब्ध हो, ताकि किसी को उनकी स्पीच को देखना है, सुनना है तो देख सके। एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो अपने आप में यूथ का आकर्षण बने, और हो सकता है फिर आप जब पार्लियामेंट का एजेंडा निकले तो आप भी अपने इलाके के एमपी को मेल कर सकते हो कि देखिए इस विषय पे इन बच्चों ने कहा है, अगर आपको काम आता है तो ले लो।
और मैं सच बताता हूं, कभी कभी एकाध कोने में से एकाध छोटे व्यक्ति की बात मुझ जैसे लोगों को भी इतनी काम आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। ये पड़ा है खजाना हमारे यहां। तो मेरा दूसरा एक आग्रह रहेगा कि हम इसको एक ऐसा व्यवस्था के अंदर बनाएं ताकि आगे चल करके ये अपने आप में ये उपयोगी हो, इसका लाभ होगा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सृजित होगा जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं, हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं। और देश को पता होना चाहिए जिन एमपीज को आप जिता करके भेजते, वो कर क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूछना चाहिए, नौजवानों ने पूछना चाहिए। देखिए, 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं। एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए और 15वीं लोकसभा की तुलना में 16वीं लोकसभा ने 20% काम ज्यादा किया।